एक बार फिर से एमएससी फाइनल के सभी विद्यार्थियों का इस लेक्चर के अंदर स्वागत है। आप सभी से पहले ये निवेदन है कि जैसे जैसे हम कोरोना अनलॉक के अंदर एंटर होते जा रहे हैं, तो जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर न केवल इस समय अभी परीक्षाएं चल रही हैं, साथ ही साथ 15 अक्टूबर के बाद जो रेगुलर कॉलेज स्कूल खोलने की प्रक्रिया भी संभवतः शुरू होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि एक तरफ कोरोना पॉजिटिव की जो केसेज हैं वो आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी ओर जो सामान्य गतिविधियां हैं वे भी प्रारंभ होने जा रही हैं। ऐसी स्थिति में अपने को एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अपने को स्वयं को दूसरों से बचाते हुए कार्य करते रहना है। किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव आप किसी भी स्थिति में अपने साथ नहीं रखें और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर, इसका उपयोग आप फ्रीक्वेंटली करें। न केवल आप करें बल्कि जिनके भी संपर्क में आप आते हैं उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि इस बीमारी से लड़ाई का सबसे सही तरीका यही है कि हम स्वयं का तो ध्यान रखें ही रखें, साथ ही साथ अपने मित्रों को और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे भी कोविड-19 के जो नियम हैं, जो मापदंड हैं, उनका पूरा पालन करें। अभी एक अभियान चलाया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से, नो मास्क नो एंट्री। कहीं पर भी किसी भी सार्वजनिक स्थल के ऊपर आपको बिना मास्क के एंट्री अलाउड नहीं है। स्कूल, कॉलेज, इवन परीक्षा हॉल के अंदर भी आपको मास्क लगाकर रखना अनिवार्य है और किसी भी दूसरे व्यक्ति से कम 3 फीट की जो दूरी है वो रखते हुए आप बात करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। घर में भी अनावश्यक एक दूसरे से हाथ मिलाना या दूसरी जो गतिविधियां हैं वो आप न करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और बार बार साबुन से हाथ धोने वाला जो प्रोसेस है उसको अपनाएं। गर्म पानी से गरारे करते रहें, कुल्ले करते रहें। उससे जो आपका वायरल लोड है एनवायरनमेंट के अंदर वो कम होगा, उसका प्रभाव कम होगा, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं। और अपनी जो नियमित प्रक्रिया है, जो नियमित दैनिक जीवन के कार्य हैं, उनको भी आप करते रहें, जिससे किसी भी प्रकार का तनाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं डाले। जहाँ तक प्रश्न है एमएससी फाइनल ईयर का, तो पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो पेपर है 8th B, इसके 2 या 3 क्लियर कट सेक्शंस हैं। एक लेज़र टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, दूसरा सोलर साइंस से रिलेटेड है और तीसरा हाइड्रोजन फ्यूल सेल से संबंधित है। बेसिकली ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों से हटकर जो नई तकनीक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा विशेष रूप से जनरेट करने की विकसित हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, उसके बारे में इस वाले पेपर में रखा गया है। ये एक चार्ट है जिसकी मदद से आप ऑन दी होल कितने प्रोसेसेस हो सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा को हम यांत्रिक कार्य के रूप में परिवर्तित करते हैं और उस यांत्रिक कार्य को ही कई बार विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके भी काम में लेते हैं। जहाँ तक हमारी आवश्यकता की बात है तो कई बार हमें हीट की सीधे भी ज़रूरत पड़ती है। कई बार हीट से वर्क, जो इंजन की एक सामान्य सी थ्योरी है, वर्क कार्य जो हमें करना पड़ता है उसकी हमें आवश्यकता होती है। ये इस चार्ट के अंदर एंड यूजर दिखाया गया है। एंड यूजर एक तो यहाँ से आ रहा है, हीट सीधी हम यूज करते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं।
मैकेनिकल वर्क, हीट से हमने वर्क में, हीट को इंजन की मदद से वर्क में कन्वर्ट किया, फिर उसको हम अपने उपभोग के लिए काम में लेते हैं। और तीसरा एक प्रोसेस है कि हमने वर्क को इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल वर्क और फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड देन टू द एंड यूजर। तो ये अलग अलग साइकिल्स हैं जहां से हम ऊर्जा को अलग अलग स्वरूप में प्राप्त करते हैं। तो सूर्य, जैसा कि लास्ट टर्न पे मैंने बताया था कि ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। जो परंपरागत स्रोत हैं हमारे पास, जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, उनसे हमें इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती जितनी कि सौर मंडल से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और उसको भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। एक सीधा सोलर सेल की मदद से अगर हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दें, फिर उसका उपयोग करें, तो ये जो साइकिल है, ये यहाँ से सौर ऊर्जा फोटो सेल के ऊपर पड़ी, विद्युत ऊर्जा मिली और विद्युत ऊर्जा का सीधा हमने उपयोग कर लिया। ये जो ब्रांच है फिजिक्स की, दैट इज फोटोवोल्टाइक। इधर चलें अगर हम, तो ये फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे जो बायोमास फ्यूल्स है, फोटोसिंथेसिस, बायोमास फ्यूल, देन केमिकल रिएक्शंस, और वो केमिकल रिएक्शंस से हमें मिलती है यहाँ पे हीट। तो ये चार्ट हमें ये बताता है कि अगर हम इस पाथ को फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली हीट, वर्क और फिर इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आगे देखिए 3 वो हैं। हीट को डायरेक्ट भी यूज ले सकते हो, मैकेनिकल वर्क की फॉर्म में भी, और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हम उसको यूज में ले सकते हैं। जो नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत हैं, फिशन और फ्यूजन, जो हमारे सोर्सेज हैं, उसको भी हम न्यूक्लियर फॉर्म से हीट और फिर उस हीट को डायरेक्ट काम में ले लें, या मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जितने भी चार्ट हैं वो इसी बात को प्रदर्शित करते हैं कि हम किस प्रकार से इन परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो विशेष बात है वो ये है, तो ये जो विधि है, इस विधि में आप देखिए फिशन और फ्यूजन बेसिकली क्या है, एक नाभिकीय अभिक्रिया है। उस नाभिकीय अभिक्रिया से, चाहे वो नाभिकीय विखंडन हो या संलयन हो, आइदर इट इज न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, वी गेट हीट। उसके लिए भी एक पूरा चैप्टर है आपके पास, जिससे कि आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह से एक जियोथर्मल प्रोसेस होता है, जिससे भी हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है। वी गेट हीट फ्रॉम जियोथर्मल, बाय जियोथर्मल प्रोसेस, एंड अगेन द यूज ऑफ हीट। सोलर एनर्जी is directly obtained can be used in the form of heat, and from heat we convert it into work, and from if the work is performed on dynamo to rotate the dynamo, we get electricity, and finally you can use it. So this chart basically denotes the various processes by which we get the mechanical work or energy or electricity, which ultimately the global society demands in the current environment or current scenario. So these are the sources, these are the energy forms, and in this block the end uses of the energy are shown. These are the various types of the wind energy, wind speed, cross-section of the wind swept by the rotator, overall conversion efficiency, transmission system and the generator, and so on. These are the factors which basically determines the output from a wind energy system. Basically, we utilize the wind energy to convert, to rotate you can understand that we rotate the dynamo by using the wind power, and
there the conversion of or change of electromagnetic flux basically produce electricity, and from there the electricity is sent to the user. So this is the simple procedure. Uh, this is the diagram, basic diagram, the uh, through which you can understand the conversion of kinetic energy into the mechanical energy and ultimately to the electrical energy. So this is the formula where the area of cross section, the velocity and the density, the which gives the maximum available power, and basically wind power is denoted by this formula 1 by 8 rho pi d square v cube. Of course, we are not at all interested in such calculations, but as a student of physics, you must know the various types of conventional energy sources which are available in various parts of the globe in the modern society. These are the various components with which the energy is converted. Uh, the wind, the aero turbine, the gearing, the coupling, the electrical generator. Of course, all these block diagrams require the study of mechanical engineering. As far as physics is concerned, basically we convert the wind power into the electric power by the help of certain mechanical arrangement. This is the basic basic principle of this. Again, we talk of aero turbine, which converts energy in moving air to rotatory mechanical energy. Pitch control, yaw control, transmit the rotatory mechanical energy into electrical generator, controller. These are the various parts, or you can say the function performed by various parts in the system. Then the another conventional energy source which is available to us, where the ocean thermal energy conversion technology. Ocean thermal energy conversion is a technology for generating renewable energy that uses the temperature difference between the deep cold and relatively warmer surface water of the ocean to generate base load electricity. This is another concept which we people use. These are the various types which are used to generate electricity: cold water and hot water. States of technology, various type of technology are available in various regions. This is the block diagram which shows how we use this hot and cold water arrangement for production of the electricity, and ultimately the electricity which is generated is used to charge a battery where it is stored. Another popular system which you all are aware of is solar thermal energy conversion. The sun rays are used to heat the water which flows through the pipe, or in simple words you can say sun rays are used to concentrate upon the pipe system which heats the water which is flowing through the pipes, and the steam which is developing inside ultimately rotates the turbine, and from where the
mechanical energy is again converted into electric energy. This is the block diagram of the entire system. Of course, this is not solar thermal, this is solar photovoltaic system. Actually, this diagram shows the solar panel, which basically converts the sunlight into DC energy, and if we are interested in AC, then we will have to use a inverter which will convert DC into AC. Here a special arrangement which is known as the rotor is used according to the time schedule of the sun, because sun rises from east side and sets in the west side, and accordingly a rotor is set with the panel to set its direction. There are various classifications on the basis of which we can classify the solar energy conversion devices. We have solid-solid junction cells, we have solid-liquid junction cells, various other cells are also available, and this is another chart which basically shows the use of solar energy in various regions. In IR region, most of the energy is used in the form of thermal energy. It is used to heat up a certain device with the help of infrared rays. The ultraviolet light is used less than 3%, whereas visible light is used around 44%, and you will wonder to know that our life is basically running due to this 44% विजिबल रीजन, जिसको कि हम रोशनी कहते हैं, सनलाइट कहते हैं, क्योंकि एक लेमैन के लिए आईआर रीजन और यूवी रीजन बहुत कम है, अल्ट्रावायलेट रेज बहुत कम उसमें यहाँ पे पहुँच रही हैं, 3% से भी कम होता है, और ये आपके 52% है और ये 44% है। बाकी जो करीब करीब 1% हैं उसमें दूसरी जो रेज जो अर्थ के ऊपर पहुंच रही हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये एक रफ एस्टिमेट है बेसिकली सन के ऊपर, सन से सीधे अर्थ के ऊपर पहुंचने वाली जो जो स्पेक्ट्रम है। ऑफ कोर्स ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का मतलब इसमें हर तरह की वेव्स होती हैं, बट उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो वेटेज है जो कह लीजिए, वो बहुत कम होता है। इस वाले उसमें हमने अलग अलग मोड्स हैं सोलर एनर्जी के यूटिलाइजेशन के, कि हम किस तरह से उसको काम में ले सकते हैं, कहाँ कहाँ पर, उसका एक ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सो कॉल्ड विजिबल लाइट है, as I told you, the infrared rays are basically used for the purpose of solar thermal power stations, and that is you can convert the energy by using this process into electrical energy. The visible region rays, solar photo conversion you can say, photovoltaic effect you can say, when they fall on certain type of solar cells, the electric energy is created. Another process which we create with the help of these rays is photochemical process, which is again divided in two parts, biological and non-biological. When non-biological we say photogalvanic, photochemical and photocatalytic and photochemical.
So this is the broad classification of the solar energy used in various fields, and you can see various branches of study are available in detail for this purpose. Another classification of solar convergent devices is done on the basis of various effects which are observed on PN junction. As I told you in my previous lectures also, basically we have p-type material, n-type material, but various type of effect, various type of junction theories are available in science. We have the semiconductor PN junctions, we have semiconductor MIS structure, then SIS structure, and so on. Day by day, the technology is changing, and that change basically depends on its uses. What is our demand? Ultimately हमें चाहिए क्या? डे बाय डे हम इस बात के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि कम से कम सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी की डिवाइसेस, और इस तरह के डिवाइसेस जिसको हम फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस कहते हैं, या एक नई वो है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से डिवाइसेस बनती हैं, और उनको किस तरह से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं, ये आजकल साइंटिस्ट्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है. तो ये बेसिकली वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ विच द फोटो इफेक्ट इन सेमीकंडक्टर्स आर स्टडीड under various chapters, you can say various units, you can say various part of the syllabi, you can say. अलग अलग जगह पर अलग अलग हेडिंग के साथ आप इन चीजों का अध्ययन कर सकते हैं. सरल भाषा में अगर हम कहें तो ये है. ये फिर से एक डिस्क्रिप्शन है. फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सोलर सेल्स, फोटो इलेक्ट्रोलाइसिस सोलर सेल, सॉलिड लिक्विड जंक्शन सोलर सेल्स. तो कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि विभाजन के तरीके जो भी थ्योरीज हमारी उपलब्ध हैं उनके आधार पर अलग अलग होते हैं, जो अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग स्वरूप के अंदर मिलेंगे. अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सोलर सेल्स की. इसमें देखिए दो तरह की बातें होती हैं. एक वे जिनके लिए डेल्टा जी एक नया फैक्टर, आप सब ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल और थर्मोडायनेमिक जो कोऑर्डिनेट्स थे, वो वाला चैप्टर जो अगर आप जाएं जहां पे आपने गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी चीजें पढ़ी हैं, अगर आप रिकलेक्ट करें तो उसके बेसिस पे जो प्रिंसिपल्स आपने पढ़े थे, जो बनाए थे, जो सिद्धांत आपने छोटी क्लासों में डेवलप किए थे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, उनको अगर आप काम में लेवें तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का. वन कैटेगरी इज दैट फॉर विच डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एंड अदर कैटेगरी इज दैट फॉर विच डेल्टा जी इज नॉट इक्वल टू 0. इसमें देखिए क्या सिद्धांत है. कोई भी पीईसी जो सेल है, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो जिसके साथ ये बनाया जाता है, उसमें जो रिएक्शन होंगी वो बेसिकली इस तरह से होंगी. लाइट एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रॉन होल सेपरेशन, ये इक्वेशन है इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन के लिए, और ये इक्वेशन है सेमीकंडक्टर सरफेस होल्स रिएक्ट्स विद रेडॉक्स स्पीसीज, और फाइनली द सेमीकंडक्टर सरफेस होल में रिएक्ट विद द सेमीकंडक्टर्स. तो ये वेरियस स्टेप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ए पीईसी सेल. दिस इज fabricated with n-type semiconductor. Similarly, you can have another different type of equations for fabrication of another type of PEC cells. Then
The another branch which is available for generation of energy is the hydrogen. As you all know, hydrogen has the highest content per unit mass of any chemical fuel and can be substituted hydrocarbon in a broad range of application. Its burning process is non-polluting. Heating value of 28,000 kilocalorie per kilogram is 3 times greater than hydrocarbons. Easy in production because it is produced from water found everywhere. Hydrogen is highly flammable. Hydrogen at ordinary pressure and temperature is a light gas with a density of only 1/14 that of air and 1/9 that of natural gas, and under same conditions, by cooling to extremely low temperature, that is up to -253 degrees centigrade, the gas is condensed to a liquid with a gravity of 0.07. Roughly, it is 1/10 of gasoline. The flame speed of hydrogen burning in air is much greater. That's why the another idea in the mind of scientists was for hydrogen as a fuel. अगर हम हाइड्रोजन को एक ईंधन के रूप में काम में लेना प्रारंभ कर दें तो ये भी ऊर्जा का एक बहुत अच्छा स्रोत होगा। देखिए, सौर ऊर्जा की मदद से बहुत सारे जो उपकरण हैं वो अब बनने लग गए हैं और पॉपुलर भी होते जा रहे हैं, और अब करीब करीब जितनी भी सभ्यताएं हैं उनको ये समझ में आने लग गया है कि जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज थे उसकी बजाय हमें ये जो सोलर फोटोवोल्टाइक या ये जो सोलर सेल्स हैं इनके ऊपर निर्भर रहना ही पड़ेगा। और उसके भी आगे की जो बात अब हो रही है वो है हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल्स हैं उसकी हेल्प से हम किस तरह से ऑपरेटर्स बना सकें या किस तरह से उनको हम यूजर फ्रेंडली बनाएं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारी सभ्यता के अंदर दिन प्रतिदिन जो मैनकाइंड के द्वारा ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो जो बढ़ती जा रही है, उन सबको देखते हुए वैज्ञानिकों के दिमाग में जो अलग अलग शोध के क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं, रिसेंट जिसको हम कहते हैं आधुनिकतम, वो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर, इस पेपर के अंदर रखे गए हैं। मूल रूप से जो भी कुछ आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था वो परंपरागत था, जैसे कोयले से मान लीजिए विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, या ऑयल से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, या गैस से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, या नाभिकीय ईंधन से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, इसके बारे में तो अभी चल ही रहा है। या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो डैम के ऊपर पानी को इकट्ठा करके चलाए जाते हैं, वो सब का तो उपयोग हम कर ही रहे हैं, पर अब ये कैलकुलेशन होने लग गई है कि ये स्रोत जो है बहुत छोटे हैं और ये जो हमारे जिस रफ्तार से डिमांड बढ़ रही है उसके साथ ये मैच नहीं करते, और अब इकोनॉमिक भी नहीं है क्योंकि हम बहुत सारे डैम बना नहीं सकते, इतना पानी नहीं है हमारे पास स्टोर करने के लिए, और वो स्रोत बहुत परंपरागत होते हैं, उसका जो इस्टेब्लिशमेंट खर्चा है वो भी ज़्यादा है। न्यूक्लियर ईंधन की भी समस्या है और साथ ही साथ न्यूक्लियर रेडिएशंस का जो खतरा है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कोयले से चलने वाले अगर संयंत्रों की आप बात करें तो कोयला भी हमारे पास बहुत लिमिटेड मात्रा के अंदर है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं कि वो जो कोयला बर्न होने के बाद जो ऐश राख जिसको आप कहते हैं वो जो एनवायरनमेंट के अंदर जाती है, वो जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है उसका भी समाधान करना पड़ता है हमें। और चूंकि कोयले के जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, फोर्सी करते हुए
वैज्ञानिकों को इन सब जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और भौतिक शास्त्र के अंदर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि किस प्रकार से हम इसकी तरफ या इसकी स्टडी कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि जहां पर आप हैं राजस्थान, और राजस्थान में भी राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट, मैंने पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है उसकी अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और जो ज़मीन है वो सस्ती है। और ज़्यादातर ज़मीन ऐसी है जिसपे खेती नहीं हो सकती, बंजर टाइप की ज़मीन है। तो वहाँ पे किसी तरह का भी अगर हम सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। और जब कभी भी कोई सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव होता है तभी वो किसी भी मैनकाइंड, किसी भी सभ्यता के लिए उपयोगी होता है। और शायद इसीलिए बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये जो ज़िले हैं, ये इस रेंज के अंदर बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर हैं, सोलर पावर प्लांट्स लगाने वाले जो उद्यमी हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। नेक्स्ट उसमें हम इसी बात को और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।